नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 30 मार्च मंगलवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए मशहूर नगर निगम का एक और कारनामा सामने आया है। निगम मुख्यालय से 100 करोड़ से अधिक के कामों की 38 फाइलें गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसकी शिकायत महीनों पहले निगमायुक्त को भी की जा चुकी है, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। खास बात तो ये है कि फाइल दबाने का आरोप जिस महिला कर्मचारी पे है, वो बुधवार को रिटायर होने वाली है और उन्हें सभी विभागों ने एनओसी भी जारी कर दी है। महिला कर्मचारी को मिली क्लीन चिट के कारण अब ये 38 फाइलें हमेशा के लिए राज बनकर रह जाएंगी। नगर निगम में अपनी सेवा पूरी करने वाले कई कर्मचारियों की विदाई बुधवार को होगी, लेकिन लिपिक संध्या सुमेरिया को विदाई के लिए मिली क्लीन चिट से हर कोई अचंभित है। संध्या सुमेरिया को एनओसी जारी नहीं करने के लिए निगम के ही पूर्व कर्मचारी संजय भावसार ने आपत्ति ली थी। उन्होंने 18 जनवरी को निगमायुक्त के नाम एक पत्र लिखा था। इसमें बताया था कि नगर निगम की 100 करोड़ से अधिक के कामों की 38 फाइलें गायब हैं। ये फाइलें संध्या सुमेरिया के पास है। इन सभी फाइलों में अनियमितताएं हुई हैं। महीनों पहले की गई शिकायत पर निगम अधिकारियों ने गौर फरमाने की जरूरत भी नहीं की। बिना किसी जांच पड़ताल के सभी विभागों ने एनओसी जारी कर दी। निगम में इंजीनियर पीयूष भार्गव और लिपिक संध्या सुमेरिया की जोड़ी सालों से मशहूर है। ये जोड़ी हमेशा साथ रही है। इन्हीं दबंग इंजीनियर साहब के आगे सभी अधिकारी बौने हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से चर्चा की तो वो एक दूसरे के पाले में गेंद डालने लगे। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि इंजीनियर साहब की बात निगमायुक्त, अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री और कोई भी अधिकारी टाल नहीं सकता। महिला कर्मचारी को मिली क्लीन चिट आने वाले समय में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गले की हड्डी बनेगी। जो 38 फाइलें निगम मुख्यालय से गायब हैं, उन्हें निगम इंजीनियर पीयूष भार्गव द्वारा 3 अन्य बाबू के पास बताया जा रहा है। इन बाबुओं से बात करने पर वे कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाए। इंजीनियर साहब से डरे हुए बाबुओं को ये पता नहीं था कि फाइलें उनके पास हैं या नहीं। बस उन्होंने अधिकारी के दबाव में एनओसी जारी करने के लिए चार्ज ले लिया। मामले में अधीक्षण यंत्री गोपाल कृष्ण कंठिल ने मामले में विभागीय क्लर्क को शिकायत मार्क करने की बात कही, जबकि निगमायुक्त क्षितिज सिंगल ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कही। ऐसे ही अपर आयुक्त मनोज पाठक ने मामले से अनभिज्ञता जताते हुए बात टाल दी। मक्सी रोड के शंकरपुर में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने अपने ही मामा पर छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में युवती ने हाल ही में मामा पर छेड़छाड़ करने का प्रकरण भी दर्ज करवाया था, लेकिन मामा की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते युवती हिंदूवादी संगठनों के साथ कंट्रोल रूम पहुंची। युवती ने बताया कि उसकी नानी और मामा कई बार उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर चुके हैं। हर बार पैसे लेकर वे रिश्ता तोड़ देते हैं। पैसों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका मामा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता है, जिसके चलते उसने हाल ही में मामा पर छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज करवाया था। लेकिन प्रकरण दर्ज होने के बावजूद मामा खुलेआम घूम रहा है। उसे लगातार धमकियां दी जा रही है, जिस वजह से वो भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं के साथ रह रही है। पुलिस को भी मिलने वाली धमकियों के बारे में बताया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते कंट्रोल रूम पर एएसपी को ज्ञापन दिया है। आज मेरे मामा और नानी के खिलाफ शिकायत लेके आई थी मैं। वो लोग मेरे पे बहुत अत्याचार कर रहे थे। मेरा मामा जो है मेरे साथ गलत संबंध बनाने को बोलता है और कहीं भी रिश्ता कर दे, पैसे ले ले मेरे रिश्तों वालों से और छोड़ दे रिश्ता, पैसे लेके ये लोग मतलब एक धंधा खोल लिया इन लोगों ने। इनका ये कारोबार हो गया है कि सगाई कर दे और पैसे ले ले वहाँ से, रिश्ता छोड़ दे और मारकूट करना, गलत संबंध बनाना, मेरे मना करने पे मारकूट करना। मतलब बहुत ज़्यादा मेरा शोषण हो रहा था। 3 साल हो गए मेरे को करीबन। इसकी आपने कहीं शिकायत करी है अब तक? मैंने डर के मारे नहीं करी थी, लेकिन अब 18 तारीख को मेरे साथ जब मेरे मामा ने हरकत करी तो मैं डर के मारे आई, थाने पे भी आई मेरे और सहेली को साथ में। ये संगठन वालों से जुड़ी मैं जो मैडम है रिंकू सोगानी, इनकी मदद ली मैंने। इनको बोला मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तो कुछ भी कर लूँगी। इनकी मदद से मैं गई और इनकी हेल्प मांगी, इन्होंने मेरी मदद करी। और आज वो लोग इनको ही बदनाम कर रहे, बोले इन्होंने पैसे लिए हैं छोरी पे। ये सब झूठ है सर, गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं है। कितनी बार आपके साथ हरकत हुई है? बहुत बार करी उसने, तो बहुत बार हरकत करी मेरे साथ।
आपने यहाँ पे पवासा थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो किस प्रकार की शिकायत दर्ज हुई आपकी? मैंने ये बोला मेरा मामा जो है मेरे साथ गलत संबंध बनाने को बोलता है, मेरे मना करने पे मेरे साथ मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी भी देता है। और मैं दोने पत्तल की फैक्ट्री में काम करती हूँ, वो पैसे भी सब यही लोग लेते, मेरे को देते भी नहीं, 1-1 रुपये का हिसाब लेते मेरे से। दुष्कर्म का झूठा प्रकरण दर्ज हो जाने से क्षुब्ध युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवक करीब 4 दिन से अस्पताल में भर्ती है। युवक के परिजनों ने एसपी से झूठा प्रकरण खत्म करने की मांग की है। 4 दिन पहले बजरंग नगर में रहने वाले 19 वर्षीय राजेश बेरवाल ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। युवक का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। बुधवार को युवक के परिजन कंट्रोल रूम पहुंचे। युवक की मां ने बताया कि जिस युवती ने उसके बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, उससे उसकी शादी होने वाली थी। 4 साल पहले रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन रुपयों के लालच में आकर परिजनों ने रिश्ता तोड़ दिया। इस दौरान दोनों आपस में मिलते जुलते रहते थे। घूमे फिरे इसी का आधार बनाकर रुपए ऐंठने के लिए उसके बेटे पर झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है, जिससे दुखी होकर बेटे ने जान देने की कोशिश की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं इसलिए लेके आई यहाँ पे मेरे बच्चे के यहाँ पर आवेदन देने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे की जान मतलब इन लोगों ने रिश्ता करा था यहाँ पर इसके 4 साल पहला, तो अब ये लोग अचानक से बदल रहे हैं, क्योंकि एक लड़की की शादी इन्होंने वहाँ बहुत दूर करी है, तो उसके पैसे मिले इन लोगों को, और हमारे पास अब पैसे की गुंजाइश नहीं है। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे एक लड़की की शादी हमने दूसरी जगह करी, हम भी ये लड़की की शादी उसकी जगह करेंगे। तो हमने भी बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि नहीं, बोला उस जगह हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, आपके पास इतना धन दौलत पैसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम तो ये रास्ता तोड़ रहे हैं। तुमको अच्छा लगे तुम दूसरी जगह करो, हमको अच्छा लग रहा है हम दूसरी जगह कर रहे हैं। बोले तुमको ऐसा क्यों करो, हमको मौका तो दो कुछ संभलने का, कि नहीं ये जो हम मांगना चाहते हैं वो आप नहीं दे पाओगे हमारी लड़की के लिए। तुमको ऐसा मत करो, अपने 4 साल पहला रिश्ता करा है तो ऐसे रिश्ता थोड़ी ना टूट जाएगा। ये घूमे फिरे साथ में, ये उठे बैठे सब कुछ करा इन लोगों ने साथ में, पर ऐसा तो मत करो। पर ऐसा ही करना था आपको, तो ये रिश्ता नहीं करना था। ये कितने सालों से लड़के और लड़की के आपस में संबंध है? ये कम से कम 3-4 साल हो गए इस बात। इसकी जानकारी आपके दोनों परिवारों को थी? हाँ, दोनों परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को क्या पूरे मोहल्ले को पता है। उज्जैन के रामघाट पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति स्थापना के संकल्प के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया गया। इस दौरान 413 दीपक जलाकर संकल्प लिया गया। पिछले साल भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि यानी दिनांक 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था। इसी पावन तिथि पर विराट श्री राम प्रतिमा स्थापना समिति रामघाट उज्जैन के तत्वावधान में रामघाट कुंभ पेड़ी पर दीपोत्सव कर भगवान श्री राम जी की महाआरती एवं स्तुति की गई एवं संकल्प लिया गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तक रामघाट पर श्री राम जी की विराट प्रतिमा स्थापना होने तक हर मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया पर रामघाट पर दीपोत्सव, महाआरती एवं स्तुति की जाएगी, जिसके चलते चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया पूजन विधि पंडित वेदांत व्यास के आचार्यत्व में संपन्न हुई। कार्यक्रम संयोजक पंडित अमृतेश त्रिवेदी ने बताया कि जिस पवित्र संकल्प को लेकर मासिक अभियान प्रारंभ हुआ था, उसकी सिद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मूर्ति स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए धन संग्रह सहित मूर्ति की स्थापना के लिए अनुमति आदि का काम किया जा रहा है। उन्होंने मिलकर ये संकल्प लिया है कि रामघाट पर भी मंदिर निर्माण होने तक, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होने तक यह कार्य किया जाए, और साथ ही रामघाट पर भी भगवान राम की भव्य प्रतिमा का स्थापना की जाए। इस उद्देश्य को लेकर यह कार्य प्रारंभ किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी नगर जिले की ओर से इन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, ये जो संकल्प लिया है इसकी जल्दी से जल्दी पूर्ति हो। विक्रम विश्वविद्यालय के सरकारी आवास पर कई राजनेता, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सांसद विधायकों के कब्जे से नाराज होकर आज विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर विक्रम विश्वविद्यालय के E2 बंगले पर लगे ताले को तोड़कर खुद का ताला लगा दिया।
दरअसल इससे पहले कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर विक्रम विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और कुलपति अखिलेश पांडे से जल्द ही सभी गैर कर्मचारियों को आवंटित बंगले और घर खाली कराने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक महेश परमार को आवंटित बंगले पर लगे ताले को तोड़कर अपना ताला लगा दिया। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया था कि जल्द ही एक सूची बनाकर चिन्हित किया जाए कि विश्वविद्यालय के बंगले और सरकारी आवास में कोई अन्य अधिकारी राजनेता तो नहीं रह रहा है, और अगर ऐसा है तो उसे जल्द ही खाली करवाकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को इसे आवंटित करें। इस आदेश के बाद भी कई सालों से अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, छात्र संघ के नेता सहित अन्य बाहर के लोग इन आवासों पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के सूत्रों की माने तो सरकारी आवास कब्जा करने में सत्ताधारी पूर्व सांसद और विपक्ष के कांग्रेस से तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार भी शामिल हैं। सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उम्मीदवार सांसद चिंतामणि मालवीय की कोठी पैलेस के पास बाला बंगला अलॉट हुआ था। 2019 में चिंतामणि मालवीय को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद भी वे पूर्व सांसद के रूप में करीब 2 सालों से बंगले पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं तराना से कांग्रेस के विधायक और छात्र नेता रहे महेश परमार ने भी D2 बंगले पर कब्जा किए हुए थे। आज इस बंगले का ताला तोड़कर शिक्षक संघ ने अपने कब्जे में लिया है। बंगला शिक्षक संघ के अध्यक्ष कानिया मीणा ने बताया कि 184 आवास में से करीब 1 दर्जन सरकारी आवास पर दूसरों का कब्जा है। आज जब E2 बंगले पर किसी पुलिस अधिकारी के शिफ्ट होने की जानकारी मिली तो शिक्षक संघ के कुलपति के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सभी कब्जाधारियों से मकान खाली कराने की मांग की। इसके बाद E2 बंगले पर लगे ताले को तोड़कर कर्मचारियों ने अपना ताला लगा दिया। इधर कुलपति ने आवास आवंटन को लेकर रिपोर्ट तलब की है और जल्द ही कब्जाधारियों को नोटिस थमाकर आवास खाली करने आने की बात कही है। आज हम लोग शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग विश्वविद्यालय को कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं कि जो बाहरी लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके हमारे मकानों पे है, जिसमें कई मकान ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और एक जाने के उनका ट्रांसफ़र होने के बाद फिर दूसरे को चाबी दे जाते हैं। और हमारे जो प्रोफेसर साथी है वो कई बार आवेदन करने के पश्चात भी उनको क्वार्टर नहीं मिल पाता है। वर्तमान में रिसेंटली जो है हमारे डॉक्टर राज बोरिया जो हमारे शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है, वो पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दे रहे हैं इस क्वार्टर का, जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कभी संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसा उन पर क्या दबाव है जो इस क्वार्टर को उनको आवंटित करने में निर्णय नहीं ले पा रहा है। उस स्थिति को देखते हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और साथ में आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय में जो बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से जो कब्जा करके रह रहे हैं उनके संज्ञान में लिया जाए, कि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह आदेश दिया है कि उनको बताए कि जो यहाँ रह रहे हैं उनको खाली करवाए। ये उन्होंने भी ये संज्ञान में लिया है। परंतु आज हम लोगों ने कुलपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो है डॉक्टर राज बोरिया को ये क्वार्टर आवंटित करवाया जाए, इसका कब्जा दिलाया जाए। विश्वविद्यालय का E1 एक क्वार्टर है जिसमें ऐसा पता चला है कि कुछ पुलिस अधिकारी कोई सफाई वगैरह कर रहे हैं। वो क्वार्टर जो है बहुत पहले से एक विधायक हैं मिस्टर परमार, कहाँ के विधायक, तराना, उनके नाम पे ऐसा मुझे बताया है कि वो अलॉट है। हम अभी जांच करवा रहे हैं उसकी। अभी 21 फरवरी को महामहिम ने पूरे इंस्ट्रक्शन जारी किया है उन्होंने कि जितने भी इस तरीके से अनाधिकृत मकान है उनको खाली कराया जाए। तो अभी वैसे विश्वविद्यालय ने सारे लोगों को नोटिस भी, उनको भी कई बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मैं खाली करूँगा और आने वाले, लेकिन अभी ये आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई दूसरे ऑफिसर, कोई मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो है उस मकान पे साफ़ सफाई करा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ शिफ्ट होने वाले होंगे। ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है और मैं तत्काल अभी मैं भेज रहा हूँ अपने सिक्योरिटी वालों को। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाकाल मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद प्रांगण में अन्य मंदिरों के दर्शन करने और घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब श्रद्धालुओं को राजाधिराज के दर्शन के बाद बैरिकेडिंग के रास्ते मंदिर के बाहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। देखिए, महाकाल मंदिर में अभी कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने जो बुकिंग की संख्या थी, प्री बुकिंग की संख्या, उसको भी घटा दिया है।
और इसके साथ साथ देखा जाता था कि लोग दर्शन तो करते थे, लेकिन दर्शन के बाद बहुत सारा समय प्रांगण में व्यतीत करते थे, बहुत सारी भीड़ हो जाती थी जिससे कि संक्रमण को फैलने का डर रहता था। तो अब हमारे द्वारा ये व्यवस्था बना दी गई है कि दर्शन करने के पश्चात प्रांगण में घूमने की अनुमति श्रद्धालुओं को नहीं होगी। बैरिकेडिंग से सीधा उनको बाहर की तरफ जो है वो निकलना होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था करी गई है जिससे कि श्रद्धा के रूप में लोगों को दर्शन भी होते रहें, लेकिन कोरोना का कोई डर न रहे, कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन होता रहे, उसके बीच का रास्ता ही निकाला गया है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में निजी अस्पताल संचालक, पैथोलॉजी संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों को कोरोना पेशेंट को सीधे रेफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बनाई गई रेफरल कमेटी की अनुमति के बाद ही कोरोना मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाया जा सकेगा। मंगलवार को बृहस्पति भवन में उज्जैन शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों के संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने यहां भर्ती कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को सरकारी अथवा निजी अस्पताल में रेफर करने के पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रेफरल कमेटी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। इसके बाद ही पेशेंट को रेफर किया जाए। निजी पैथोलॉजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन जांच के लिए लिए जाने वाले नमूनों एवं जांच रिपोर्ट के बारे में अनिवार्य रूप से कोविड कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना सीधे RRT टीम के प्रभारी डॉक्टर रौनक LG को भी दी जा सकेगी। बैठक में निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल संचालकों से बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों के बारे में चर्चा की गई तथा निर्देश दिए गए कि रेमडेसिवियर एवं अन्य एंटीवायरल इंजेक्शन तथा एंटीबायोटिक के दामों में भी सभी जगह एक रूपता होनी चाहिए। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने नर्सिंग होम संचालकों को कहा कि उन्हें प्रशासनिक स्तर से हर तरह का सहयोग किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी नर्सिंग होम अपने अपने यहाँ कोविड के लिए आरक्षित किए गए बेड की संख्या अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी को प्रस्तुत कर दें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, SS हॉस्पिटल, पाटीदार नर्सिंग होम, संजीवनी हॉस्पिटल, JK नर्सिंग होम, देशमुख हॉस्पिटल, CHL हॉस्पिटल, पुष्पा मिशन, गुरु नानक हॉस्पिटल, SR पैथोलॉजी लैब, सोमानी सेंट्रल व नर्सिंग होम में संचालित पैथोलॉजी लैब के संचालकगण शामिल हुए। देखिए, अभी हमारे पास में अगर बेड की उपलब्धता की बात कहें तो पर्याप्त रूप से बेड उपलब्ध हैं। RD के भी हम लोगों ने 75 बेड्स ले लिए हैं। अभी वहाँ पे 50 के आसपास मरीज पहुँच गए हैं, जिसको हम लोग अभी 200 भी बढ़ाने वाले हैं, 75 से 200 कर देंगे। और वहाँ पर चूँकि एक बार वो स्टार्ट हो चुका है तो चाहे 150 चाहे 200 जितने भी मरीज हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी प्राइवेट अस्पतालों की भी आज मेरे द्वारा बैठक ली गई है। उनसे न केवल प्राइस कंट्रोल करने को बोला गया है, बल्कि जो अभी उपलब्ध संख्या है बेड्स की उनके पास में कोरोना के लिए 250 की है, जिसको बढ़ा के वो आज से ही 300 कर रहे हैं। तो हमारे पास में पर्याप्त संख्या में बेड्स उपलब्ध हैं। अभी जो वर्तमान में पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, हम लोग उनका इलाज कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। लेकिन अगर लोग यहाँ पर भी सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर अभी भी मास्क नहीं लगाएंगे, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, अभी भी अगर त्यौहार मनाने दूसरों के घर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर स्थिति आगे उत्पन्न हो सकती है और कहीं न कहीं हमें लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है। अगर अभी से लोग संभल जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, अभी महामारी एक्ट जो है वो अभी प्रचलन में है। धारा 188 की जो है कार्रवाई हो सकती है, महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। और सभी प्राइवेट अस्पतालों ने पूरी तरीके से रजामंदी दिखाई है कि जो भी हमारे द्वारा रेगुलेशन किए जाएंगे उसी का वो पालन करेंगे, उससे ज़्यादा पैसा वसूल नहीं करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने रैपिड रिस्पांस टीम के डॉक्टर्स एवं अन्य कर्मचारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि जैसे ही किसी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, वे तुरंत वहां जाकर मरीज का परीक्षण करें एवं आवश्यक होने पर उसे हॉस्पिटलाइज करें। साथ ही होम क्वारंटाइन रखने पर आवश्यक दवाओं एवं आपातकालीन सहायता के लिए मरीज एवं उनके परिजनों को रिस्पांस टीम के मोबाइल एवं टेलीफोन नंबर देकर आए। कलेक्टर ने कहा कि जहां भी पॉजिटिव मरीज आते हैं वहां पर अनिवार्य रूप से कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। आसपास के लोगों को सूचना देने के लिए पोस्टर बैनर लगाए जाएं। पोस्टर बैनर को यदि कोई हटाता है तो इसकी सूचना कोविड कंट्रोल रूम को दी जाए, जिससे संबंधित के विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके। RRT टीम की बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में शहर में कुल 24 रैपिड रिस्पांस टीम काम कर रही है।
कलेक्टर ने प्रत्येक टीम में एक पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि संक्रमण को धीमा करके ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का प्रबंधन किया जा सकेगा। कलेक्टर ने आरआरटी टीम को आवश्यक वाहन एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर रौनक एलजी एवं टीम के सदस्य मौजूद थे। जी हाँ, देखिए जो आरआरटी की जो टीम है हमारी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 हमारी द्वारा आरआरटी की टीम बनाई गई है। जैसे ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तत्काल उसके घर पे पहुंचना, उसको अस्पताल के लिए रवाना करना, उसके घर पे पोस्टर लगाना, अगर वो होम आइसोलेशन में है तो उसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा करी जाती हैं। उनको हम लोग गाड़ियाँ भी मुहैया करा रहे हैं। उनके ऊपर हम लोग और भी जो दूसरे अगर उनको कुछ आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति कर रहे हैं। कुल मिला के 24 आरआरटी की टीमें जितने भी हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट करने में और उनको अच्छी देखभाल मिले, जल्दी से वो ठीक हो जाएं, वो करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। महिदपुर के गांव खजूरिया मंसूर में पुराने विवाद को लेकर एक महिला और उसके भाई से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एफआईआर होने के बाद फरियादी के घर को भी जला दिया। महिदपुर पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने पर एट्रोसिटी एक्ट और मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है। महिदपुर तहसील के गांव खजूरिया मंसूर में कुछ लोगों ने दबंगई करते हुए गांव की सुमित्रा बाई और उसके भाई के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने फरियादी के मकान को भी जला दिया। थाना प्रभारी दिनेश भुजाक ने बताया कि सुमित्रा बाई की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि गांव के दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि फरियादी की शिकायत पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने फरियादी के घर में आग लगा दी, जिससे फरियादी के घर में रखी फसल जलकर खाक हो गई और करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। घटना है 30 या 22 तारीख की। तो मेरा लड़का और मेरा बहन गेहूँ की ट्राली लेके जा रहे थे, तो उसने बोला कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए। तो गाड़ी रोको, उसने लकड़ी लेके मुकेश पिता देव सिंह उसने गाड़ी रोकी। एक था उसके साथ में लाखन राहुल पिता जसवंत दोनों थे। उन्होंने मेरे बहनेज को रोका, मेरे लड़के को रोका। उन्होंने 50,000 रुपये मांग करी तो बालक ने मेरे को फूल लगाए तो वो भाग गए। 50,000 रुपये इनसे छीन के भी ले गए। तो हमने रिपोर्ट डाली थाने पे जाके, तो उन्होंने थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी। रिपोर्ट सही लिखी नहीं, रिपोर्ट हमारी सही दर्ज लिखी भी नहीं। और उसके बहने के पास पैसे थे नहीं, वो गेहूँ बेच के आया था, उसके पैसे भी उसके पास में रसीद भी उसकी, तो वो उसकी कायमी भी नहीं करी। तो हमने शिकायत करी, फोन नंबर पे 181 पे शिकायत करी सर। जिसके बाद भी 4-6 दिन हो गए, तो अभी तक उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी हमारी। तो दबाव डालने आया था सर कि ये तुम बरमुंडा समाज के हो, आजाद लोग हो, हरिजन लोग हो, और हमारे बराबर क्या करोगे और तुम्हारी औकात नहीं, तुम हमारे सामने लड़ सकते हो। क्या क्या जला और कितना का नुकसान हुआ? मेरा लहसुन 20 कुंटल जला है सर। मेरे 1 लाख रुपए का खोड़ा जला है सर। मेरे मकान जला दिया सर। मेरे पास में ये रसीद है सर, 50,000 रुपये मेरी दादी अम्मा से लेकर मेरी मम्मी से ले गए सर। इनके पास में कट्टर थे सर। कितना का टोटल नुकसान हुआ? मेरा करीब 2 लाख का है सर। देवास जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा सभी जिमों का संचालन शुरू करने की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और जिम संचालकों ने आकर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। देवास जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जुमान सिंह बेस ने बताया कि जिम बंद होने से सभी जिम संचालकों को वहां का कार्य करने वाले ट्रेनरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अपने परिवार का जीवन यापन और खर्चे जैसे बैंकों की किश्त और जिम का किराया, बिजली बिल आदि जिम के संचालन पर ही निर्भर है। यदि जिम बंद हो गए तो सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए हम जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि हमें पुरानी नियम शर्तों पर जिम चालू करने की अनुमति दे दें। हम जिमों में आने वाले प्रत्येक सदस्य का टेम्परेचर चेक करके व सैनिटाइजर से हाथ धुलवा कर ही जिम में एंट्री देते हैं और समय समय पर मशीनों को भी सैनिटाइज करते रहते हैं। एक समय में सिर्फ 10 सदस्यों को ही जिम में एंट्री दी जाती है। किस प्रकार की आज प्रेस वार्ता रखी है आपने, कहाँ पे रखी है और क्या उद्देश्य है? हम लोग सब जिम एसोसिएशन के लोग हैं, सभी के जिम संचालक आए हैं यहाँ पे, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब ने जो हम लोगों को आदेश दिए हैं कि जिम बंद रखा जाए, तो वैसे ही लॉकडाउन से अभी तक जिम के लोग उभरे नहीं हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा ऑफिस रूटीन चालू हुआ था, वो फिर लॉकडाउन नहीं लगा है मगर जिम बंद कर दिए गए हैं। उससे हम लोगों को दिक्कतें है कि हमें रेंट भरना है, बिजली के बिल बंद में भी आते हैं, जो बैंकों की EMI है लगभग सभी की है,
तो EMI भी भरना है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम कलेक्टर्स महोदय हमको ये बोल दें कि भैया आप लोग 50% या 30% जो आपकी स्ट्रेंथ है उतना लेके आप वर्कआउट करवा सकते हैं। हर जिम में 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह रहती है, जिसमें 10 से 15 लोग एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं। और हम जितने भी हमारे स्टूडेंट आते हैं, हम सभी लोगों को पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद एंट्री देते हैं और हर 1 घंटे बाद मशीनों को हम सैनिटाइज करते हैं। इतनी सुरक्षा रखने के बाद भी हम लोगों को जिम बंद करने का आदेश दिया है, तो हम सभी लोगों को ये है कि हम वापस से ओपन हम लोगों को करने का आदेश देते हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन के बाद आपकी जिम जो खुली थी तो उसमें क्या नियम शर्तें से खोली गई थी? उसमें यही था कि भैया आप लोग सभी को पहले जिम में आने के पहले आप उसको टेम्परेचर चेक करेंगे और सैनिटाइज आपका होना चाहिए, मशीनों की दूरियाँ 6-6 फीट होना चाहिए और एक समय में 10 से 15 लोग आप यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं। वही गाइडलाइन अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे। अभी कोई लिखित आवेदन दिया है आपने कलेक्टर को? हम लोगों को लिखित आवेदन अभी हमको भी नहीं दिया है, जिम बंद करना, मगर सिर्फ पेपर में न्यूज़ डाली है। देवास शहर के होटल व्यवसायी एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि सीमित संख्या में ही होटल में ग्राहकों को बैठाकर खाने की अनुमति दी जाए। बीते 1 साल में कोरोना के चलते होटल व्यवसाय की पहले से ही कमर टूट चुकी है। अभी थोड़ा व्यवसाय संभला ही था कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रशासन ने सिर्फ पार्सल सुविधा की छूट के साथ व्यवसाय करने का आदेश दिया है। सभी ने मांग की है कि 25% ग्राहकों को होटल में बिठाने की छूट दी जाए। बता दें कि प्रशासन ने लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के बढ़ने के चलते होटल और रेस्टोरेंट फिलहाल प्रशासन ने ग्राहक को बिठाने को लेकर रोक लगा दी है, सिर्फ पार्सल की सुविधा की अनुमति दे रखी है। हमें पहले तो बंद कर दिया गया, फिर छूट दी गई, कम संख्या में बिठाने की छूट दी गई। हमें जो नियम बता गए हमने पूरी तरीके से पहले से लेके आज तक उसको फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नया आर्डर हमारे जिलाधीश महोदय ने ये नए महामारी के जो केस बढ़े हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम होटल वालों को बिल्कुल ही बंद करने का जो आदेश दिया है वो हमारे पेट के साथ, हमारी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ है। मैं मार्मिक अपील जिलाधीश महोदय से करना चाहता हूं कि हमारे पीछे हमारे परिवार लगे हैं, परिवारों के पीछे जो काम करने वाले हैं उनके भी परिवार लगे हैं। पूरा एक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए पूरे परिवारों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम चाहते हैं कि सीमित संख्या में हमें ऑर्डर दिया जाए कि हम 25% या 50% जो हमारे राजेश सचिव महोदय बोल रहे हैं हम उसमें भी तैयार हैं। हमें सीमित रूप से बिठाया जाए, जो भी ग्राहक आए हम बिठाने को तैयार हैं और शासन प्रशासन के नियमानुसार हम होटल रेस्टोरेंट चलाने को तैयार हैं। ये हमने जिलाधीश महोदय को एक साइड आपको होम डिलीवरी के आदेश दिए गए, तो उससे संतुष्ट नहीं आप लोग? नहीं, उससे वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आदमी जो भी आता है रेस्टोरेंट में, बाहर के लोग आते हैं, जो आते हैं वो बैठ के खाना चाहता है। पार्सल आप केवल देवास वाले जो घर पे मंगा सकते हैं वो है, पर जो बाहर से आ रहा है, जो एक्चुअली हमारा मेन कस्टमर है जो बाहर से आता है दोपहर में खाना खाने, शाम को खाना खाने, वो तो आ ही नहीं रहा है ना। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर एवं कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण PPE किट पहनकर किया तथा उपस्थित मरीजों से चर्चा भी की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने 10 बेड ICU आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को देखकर निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 ICU ऑक्सीजन एवं आइसोलेशन वार्ड में चिकित्सक विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित ड्यूटी 24 घंटे रहेगी। सभी को रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को कोविड-19 गाइडलाइन अनुसार जांच एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं अस्पताल परिसर की नियमित साफ सफाई हो तथा कहीं भी गंदगी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। कोरोना के मरीजों का जिला अस्पताल में पूर्ण उपचार हो की व्यवस्था जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। शासन के निर्देशन में 10 बिस्तर का ICU तैयार हो चुका है एवं ऑक्सीजन आइसोलेशन वार्ड तैयार है। जिला अस्पताल में वर्तमान में 19 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 2 ICU में हैं और 17 ऑक्सीजन वार्ड में तथा संदिग्ध मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। जो भर्ती मरीज हैं वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, चिकित्सक की निगरानी में उपचाररत है।
मैं यहाँ पे जो चूँकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 3 दिन में लगभग 60 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आए हैं। क्योंकि इस बार हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जैसे पिछले बार अमरताज की प्राइवेट अस्पताल में भेजने की थी। जिला अस्पताल में हमने अपना ICU तैयार कर लिया गया है 10 बेड का, जहाँ पर हम कोई भी 10 क्रिटिकल पेशेंट्स को एक समय पर ट्रीट कर सकते हैं। 60 बेड हमारे पास ऑक्सीजन वाले हैं जिनको भी इमरजेंसी में हम बाईपैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी लगभग 19 पेशेंट्स भर्ती हैं जो कि 2 ICU में भर्ती हैं और 17 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन में हैं। कुछ पेशेंट्स को हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है जिनका सैंपल हुआ है लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, पर उनके सिम्टम्स बहुत हाई हैं। तो क्योंकि अब कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे एक साथ 200 से ज़्यादा पेशेंट्स को और तैयार कर सकते। तो प्रमुख रूप से 2 मरीज जो हमारे ICU में हैं, लगभग उनके सारे पैरामीटर्स जो कोविड के होते हैं सामान्य तो नहीं कहूँगा, थोड़े से क्रिटिकल हैं, पर अगले 3-4 दिन में उनकी रिकवरी हो जाएगी। जो हमारे ऑक्सीजन बेड में हैं वो कुछ आजकल में डिस्चार्ज होंगे, कुछ अगले 3-4 दिन में डिस्चार्ज होंगे। कोई भी ऐसा पेशेंट अभी नहीं जो बहुत क्रिटिकल हो, और फिर भी क्योंकि कोविड ऐसा है कि कभी भी कोई क्रिटिकल हो सकता है। लगातार ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, लगातार डॉक्टर्स की 24 घंटे वहाँ पर उपस्थित होने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो क्या दूसरे अस्पतालों को भी ये हैंड ओवर किया जाएगा? साथ आज की तारीख में ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी। कोई भी आदमी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करा सकता है अगर इस तरह की व्यवस्था जमा रखी हो। प्रशासन का ये कर्तव्य रहेगा कि हम देखें कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल इनसे बहुत ज़्यादा पैसा ना चार्ज करें। दर सरकार ने निर्धारित की है, उसी दर के हिसाब से पैसा लें। तो अगर कोई अपने खर्चे पे अमलताज जाना चाहता है या कि संस्कार जाना चाहता है या प्राइम जाना चाहता है वो जा सकता है। अगर किसी को निःशुल्क उपचार कराना है तो उसको जिला अस्पताल में कराना। शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल जल गई है। घटिया तहसील के गांव सिपावरा के किसान सत्यनारायण पिता गेंदालाल गुर्जर के खेत में मंगलवार को आग लग गई। आग की वजह से करीब 7 बीघा के पके गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड के दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर बिजली कंपनी के ग्रामीण कार्यपालन यंत्री जैन ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से बिजली कंपनी की लाइन जा रही है। हवा चलने पर तार आपस में टकराए। शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी सूख चुके गेहूं की फसल पर पड़ी, जो आग की वजह बन गई। आग की वजह से करीब 2 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सर, ये मैं उज्जैन था, मेरे को पता चला है कि आपके खेत पे आग लग गई और यहाँ आया, पता चला है, ग्रामीणों ने बताया, आसपास के पड़ोसियों ने, कि ये शॉर्ट सर्किट से आग जनी हुई। में शिकायत की थी, इसके पहले भी आगजनी घटना यहाँ पे हुई है, ऐसा बताया गया है। हाँ, 2 साल पहले पिछले साल भी हुई थी श्रीमान जी। अरे साल हुई। आपने जो कर्मचारी है उनको कहा था, तो उनकी ओर से कोई किसी तरह का मेंटेनेंस यहाँ किया जाता है तारों का या नहीं किया जाता? मेंटेनेंस यहाँ का किया तो जाता ही नहीं है। और मेरे जो पड़ोसी कृषक है जो इन लाइनमैनों से मिलते हैं, उनने बार 5-10 कृषकों ने मतलब किया, पर कोई मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा। देखिए, संज्ञान में आया मेरे कि यहाँ पर गांव सिपावरा में बिजली के तार टकराने के कारण खेत में आगजनी की घटना हुई है। इसको हम दिखवा लेंगे कि इसमें किसी कर्मचारी की अगर लापरवाही होगी तो उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी, और उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसको निश्चित रूप से कल 1-2 दिन के अंदर इसको हम करा देंगे, और भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। नागदा मंडी थाने में पदस्थ SI हरिज्ञान सिंह का आकस्मिक निधन हो गया है। सांस में तकलीफ के चलते उन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। SI की आकस्मिक मृत्यु से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। कलेक्टर ने त्रिवेणी मोक्षधाम को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया है। इस शमशान में अब केवल कोरोना की वजह से जान गंवा चुके लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बाजार फिर से सुस्त पड़ गया है। विभिन्न गाइडलाइन के चलते व्यापार ठप्प पड़ने लगे हैं। वकील पुलिसकर्मी विवाद में SP द्वारा 3 आरक्षकों को लाइन अटैच करने को लेकर विभाग में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। 2 दिन के शासकीय अवकाश के बाद मंगलवार से एक बार फिर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू कर दी गई है। त्रिवेणी घाट पर खान नदी के पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए बनाए अस्थायी बांध से पानी लीक हो रहा है, जो शिप्रा नदी में मिल रहा है।
आइए अब हम आपको मिलाते हैं शहर की ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए पूरा जीवन झोंक दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के संयोजक गणेश धाकड़ की। गणेश धाकड़ पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा को पेशा ना मानते हुए इसे सेवा के तौर पर देखा और कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। अंबेडकर मिशन के संयोजक के तौर पर काम कर रही गणेश धाकड़ बताते हैं कि कमजोर वर्ग के जो बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आदर्श प्राथमिक स्कूल संचालित करते हैं। करीब 30 साल से वे ये सेवा कार्य कर रहे हैं। नागजिरी में संचालित स्कूल में वे आवासीय और गैर आवासीय सुविधा देते हैं। रतलाम के अति पिछले क्षेत्र सैलाना, बांजना और सातुरुंडा में वनवासी बच्चियों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 3 स्कूल संचालित कर रहे हैं ताकि वनवासी बच्चियों तक भी शिक्षा की किरण पहुंच सके और अनपढ़ता के अंधेरे को शिक्षा के उजाले से दूर कर सके। वे अपना पूरा समय इस आश्रम व स्कूलों में रहने वाले बालक बालिकाओं की देखभाल में देते हैं। उनके परिवार के सदस्य भी उनके इस अभियान में भागीदार रहते हैं। उनके बेटे गौरव भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर बढ़ चढ़कर समाज के पिछड़े और निर्धन वर्ग की सेवा में आगे आते रहते हैं। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान पीडीएस पोर्टेबिलिटी जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा और कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को देने का श्रेय भी गौरव के नाम दर्ज है। गौरव धाकड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से समाज कार्य की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद से वे पिता के साथ समाज सेवा के इस कार्य में जुटे हुए हैं। मैं गणेश धाकड़, मैं उज्जैन शहर का निवासी हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ उज्जैन। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको कि शासन की योजनाओं के लाभ की आवश्यकता है, उनके लिए मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ कि वे शिक्षित बने और शिक्षित बन करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाए और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक आवासीय विद्यालय का संचालन किया है, जिसमें बच्चे आवास, भोजन और शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। साथ ही एक गैर आवासीय भी यूनिट यहाँ पर संचालित की जाती उज्जैन में, जिसमें बच्चे जो आसपास की जो पिछड़ी बस्तियों के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो आते हैं, पढ़ाई करते हैं, मध्याह्न भोजन का लाभ लेते हैं और अपने घर शाम को प्रस्थान करते हैं। उन बच्चों के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से काफ़ी सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं। उस सुविधाओं का लाभ बच्चों को और गरीबों को निरंतर रूप से मिल रहा है। इसके लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही रतलाम में जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सैलाना बांजना, जहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के प्रबंधन के लिए जो जिन्हें हम कह सकते हैं वनवासी, उन वनवासी परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा का जिम्मा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। उन बालिकाओं की प्राइमरी एजुकेशन
तक का जुम्मा हम लेते हैं। उन बच्चियों को पढ़ाते हैं, साथ में खाना खिलाते हैं, दोनों टाइम मध्याह्न भोजन देते हैं और उन बच्चों को रहने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उन बच्चियों को हम पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं। उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो टॉप 10 के स्कूल है, जैसे मॉडल स्कूल, एकलव्य स्कूल, नवोदय या उत्कृष्ट, उन विद्यालयों में हम प्रवेश परीक्षा दिलवाते हैं। प्रवेश परीक्षा दिलवा के उन बच्चों को उन टॉप 10 के स्कूलों में एडमिशन दिला करके और उन बच्चों का जीवन संवारने की हम कोशिश करते हैं। चूँकि ये बालिकाएं घर पर रहकर, गांव में रह कर के इस प्रकार से जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाने का प्रयास नहीं कर पाती है, इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन बालिकाओं को उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए हम प्रयास करते हैं। इसके लिए भी जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, जिसे हम जनजाति कार्य विभाग कहते हैं, उस विभाग का सहयोग संस्था को मिल रहा है और उसी के सहयोग और सपोर्ट से इन बालिकाओं के भविष्य को हम संवारने में लगे हैं और इन बालिकाओं को शासन द्वारा प्रदत्त जितनी भी जो सुविधाएं शासन की, उसका पूरा लाभ हम दिलवाने का प्रयास करते हैं और दिलवाते हैं। तो आपने देखी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।